नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम। तो जिस तरह से हमारे पास ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम की। बच्चों, जो सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम है उसमें देखो नीचे की तरफ एक इस तरह से बेसमेंट मेम्ब्रेन हो जाएगी और उसके बाद इस तरह की टॉल और स्लेंडर सेल्स होगी। So this type of epithelium is known as simple columnar epithelium. ओके बच्चों, इनका जो फंक्शन होगा वो भी जस्ट लाइक सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन ही होगा। और इसके हमारे पास कुछ मॉडिफिकेशन है जो आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास सिंपल कॉलुमनर है और इसी का एक मॉडिफिकेशन ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल कॉलुमनर, ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल कॉलुमनर, ciliated simple columnar और स्टीरियो ciliated simple columnar. Let me explain these types of simple columnar epithelium. सबसे पहले तो जो हमारे पास सिंपल कॉलुमनर है उसी की बात करें। इसमें जो कि अभी मैंने ऊपर डायग्राम बनाया, इसमें कोई खास बात नहीं है, इस तरह की सेल्स हो जाएगी। दिस इज़ व्हाट वी कॉल सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम। बच्चों, इस तरह की जो एपिथेलियम है वो आपको स्टमक और इंटेस्टाइन में मिलेगी। पर्टिकुलरली ये आपको स्टमक में मिलेगी, लीवर में मिलेगी और बाइल डक्ट में मिलेगी। चलिए एक काम करते हैं, हम कुछ इसके टाइप्स जो हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं और ध्यान से समझें आप। मैं आपको एक डायग्राम के साथ सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। ये हमारे पास ईसोफेगस हो गई। ईसोफेगस के बाद यहाँ हमारे पास ये स्टमक हो गया और स्टमक के बाद ये हमारे पास यहाँ डिओडिनम हो गई और डिओडिनम के बाद जेजुनम, इलियम, पूरी जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ये हो गई। इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब देखिए ध्यान से समझना आप। एक चीज़ और बना लेता हूँ मैं। समवेयर हियर यू हैव द लीवर। लीवर की लोकेशन एग्जैक्टली यहाँ होती है बच्चों, लेकिन अब मैं अभी क्या कर रहा हूँ, यहाँ नहीं बनाऊँगा, लीवर को थोड़ा दूर बना देता हूँ। यहाँ मैं लीवर बना देता हूँ। इस जगह पर वी आर ड्राइंग द लीवर। और बच्चों, लीवर में बाइल बनता है और जो बाइल लीवर में बनता है वो इन हिपेटिक डक्ट से लीवर से बाहर आएगा और लीवर से बाहर आके ये यहाँ पे एक गॉल ब्लैडर है उसमें जाएगा और फिर ये एक हमारे पास बाइल डक्ट होती है जो फाइनली डिओडिनम में जाके इस तरह से खुल जाएगी। इज़ दैट क्लियर? समझ में आया आपको? फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ये हमारे पास यहाँ लीवर हो गया और इन डक्ट्स को हम हिपेटिक डक्ट्स कहते हैं। लेफ्ट एंड राइट हिपेटिक डक्ट है, इसको हम कॉमन हिपेटिक डक्ट कहते हैं। ये जो मैंने बनाई है, दिस इज़ व्हाट कॉमन हिपेटिक डक्ट। अब होगा क्या बच्चों कि जो बाइल है वो लीवर से बनेगा और लीवर से बनने के बाद वो जो बाइल है वो पहले गॉल ब्लैडर में जाएगा। गॉल ब्लैडर में यहाँ बाइल का स्टोरेज होगा। ओके, यहाँ स्टोर होता है। एक चीज़ ध्यान से सुने कि जब बाइल बनता है उस समय उस बाइल में पानी की जो क्वांटिटी है, वाटर की जो क्वांटिटी, वो थोड़ी ज़्यादा होती है और इस वजह से जो बाइल होगा वो थोड़ा डाइल्यूट होता है। लेकिन जब वो बाइल इस गॉल ब्लैडर में कुछ समय के लिए स्टोर होगा तो उस ड्यूरेशन में उसमें से पानी का एब्जॉर्प्शन हो जाता है और उसके बाद वही बाइल यहाँ से बाहर निकलेगा। नीचे की तरफ ये बाइल डक्ट है और इस बाइल डक्ट से होते हुए वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके बाइल रिलीज़ हो जाएगा। अब ये कुछ बड़े अच्छे से पॉइंट्स हैं। अगर आप इन पॉइंट को ध्यान रखोगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि स्टमक में, लीवर में, गॉल ब्लैडर में, इंटेस्टाइन में किस तरह की एपिथेलियम पाई जाती है। अब हम शुरुआत करते हैं लीवर में। लीवर में तो बच्चों आपकी सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम हो जाएगी। सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम हो जाएगी। ओके, और लीवर के अलावा ये जो हमारे पास यहाँ बाइल डक्ट है, उस बाइल डक्ट में भी
ये रही हमारी बाइल डक्ट। इस बाइल डक्ट में भी इसी तरह की सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम है, यानी कि ये इस तरह की एपिथेलियम हो जाएगी। फाइन, वेरी गुड। अब बात करते हैं हम स्टमक की। सबसे पहले देखिए स्टमक में क्या होता है कि ये तो स्टमक की वॉल हो गई पूरी, दिस इज एंटायर वॉल ऑफ द स्टमक, ये इसकी वॉल हो गई यहाँ पे। फाइन, और ये काफ़ी थिक वॉल होती है स्टमक की, और यहाँ पे ये इसकी एपिथेलियम है। अगर आप इस एपिथेलियम को ध्यान से देखते हैं तो व्हाट यू विल फाइंड कि यहाँ पर इस तरह की सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम है, सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम है। यहाँ इन सेल की सरफेस पर माइक्रोविलाई नहीं पाए जाते हैं, नो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। क्यों, कारण बता देता हूँ। स्टमक में फूड का, पर्टिकुलरली प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन होता है, कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है, और स्टमक में हमारे फूड का कोई सिग्निफिकेंट एब्जॉर्प्शन भी नहीं होता है बच्चों। इज इट क्लियर? तो क्योंकि स्टमक में फूड का डाइजेशन ही नहीं हो पाता है पूरा ढंग से, तो स्टमक में फूड के एब्जॉर्प्शन की कोई बात ही नहीं उठती। थोड़ा एब्जॉर्प्शन होता है, मान लीजिए आपने पानी की एक गिलास में ग्लूकोज के 2 चम्मच डाल के पी लिया, तो अब उस ग्लूकोज को डाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बिना डाइजेशन के वो ग्लूकोज यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा। पर बहुत ही कम क्वांटिटी में फूड स्टमक में एब्जॉर्प्शन होता है। स्टमक इज नॉट अ मेजर साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ओके, तो इसलिए यहाँ पर ये जो सेल्स आपको दिखाई दे रही है, इन सेल्स की इस एपिकल सरफेस पर किसी तरह के कोई माइक्रोविलाई नहीं पाए जाते हैं। हमें यहाँ एब्जॉर्प्टिव एरिया बढ़ाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पर हाँ, इस एरिया में यहाँ पे जो सेल्स हैं, उन सेल्स में बीच बीच में कुछ ऐसी सेल्स होती है, देखो ये जो मैंने पर्पल कलर से यहाँ बनाया है, कुछ रेगुलर इंटरवल पर कुछ ऐसी सेल्स होती है जिन्हें हम गॉबलेट सेल्स कहते हैं। दिस सेल्स आर नोन एज गॉबलेट सेल्स। और इन सेल्स का फंक्शन ये होता है बच्चों कि ये म्यूकस का प्रोडक्शन करती है। गॉबलेट सेल्स, ये जो गॉबलेट सेल्स हैं, ये बेसिकली यहाँ पर यूनिसेलुलर ग्लैंड्स हैं, है ना। एक ऐसी ग्लैंड, एक सिंगल सेल एक ग्लैंड का काम कर रही है ना, और ये म्यूकस का प्रोडक्शन करती है। और जिस म्यूकस का ये प्रोडक्शन होता है, वो म्यूकस यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, है ना। और थोड़ा सा हम इसको जूम करें और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ देखो, इस जगह पर ये कुछ पोर्स हैं और इनमें से ये म्यूकस यहाँ बाहर निकल जाएगा। तो ये म्यूकस यहाँ बाहर आएगा और यहाँ पर ये लेयर बन गई। तो अगर व्हाट आई वांट टू टेल यू, व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन इट टू, अब मेन पॉइंट पे यहाँ आ रहा हूँ। मैं आपको ये समझाने चाह रहा हूँ कि अगर कहीं पर आपके पास ये जो सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम होती है, उस सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम के बीच बीच में अगर गॉबलेट सेल प्रेजेंट हो हैं और वहाँ से म्यूकस का प्रोडक्शन हो रहा है, तो ऐसी एपिथेलियम को फिर हम नाम चेंज कर देते हैं, उसे हम कहते हैं ग्लैंड्यूलर सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम। ओके, आपको समझ में आया? तो ये पहला मॉडिफिकेशन हो गया है सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम का। फर्स्ट काइंड क्या था? फर्स्ट काइंड जो मैंने आपको लीवर में एक्सप्लेन किया। लीवर में किस तरह की एपिथेलियम है? लीवर और बाइल डक्ट में सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम है, कोई वेरिएशन नहीं है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। एक बेसमेंट मेम्ब्रेन हो जाएगी और लॉन्ग स्लेंडर पिलर लाइक टॉल सेल्स हो जाएगी। करेक्ट बच्चों? लेकिन अब हमारे पास इसका एक पहला मॉडिफिकेशन आ रहा है सामने, जिसे हम नाम दे रहे हैं, ये हमारा पहला मॉडिफिकेशन है सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम का, जिसे हमने नाम दिया है ग्लैंड्यूलर सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम। क्योंकि जो नॉर्मल सिंपल कॉलुमनर सेल्स हैं, उसके बीच बीच में म्यूकस का प्रोडक्शन करने वाली गॉबलेट सेल्स पाई जाती है, जो वहाँ से म्यूकस का सिक्रीशन कर रही है। इज दैट क्लियर? ऐसी सेल्स हमें, ऐसी एपिथेलियम कहाँ देखने को मिलेगी? ऐसी एपिथेलियम हमें स्टमक में देखने को मिलेगी।
अब यहाँ से स्टमक से आगे बढ़ते हैं हम और स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाते हैं। डियोडिनम, जेजुनम वगैरह यहाँ आ जाते हैं। बच्चों डियोडिनम और जेजुनम में जब आप यहाँ की एपिथेलियल लाइनिंग को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ये जो सेल्स हैं ये भी सारी पिलर लाइक सेल्स हैं, यानी कि सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम है। और इन पे यहाँ फिंगर लाइक, डायग्राम सही नहीं बन रहा है, वेट मुझे 2 मिनट बच्चों टाइम दें, इसको मैं सही कर देता हूँ और फिर से हम इसको ड्रॉ करते हैं। देखिए कि यहाँ पर ये हमारे पास इस तरह की सिंपल कॉलुमनर सेल्स हैं। अब इन सिंपल कॉलुमनर सेल्स में यहाँ पर इस तरह के फिंगर लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोजेक्शंस भी हैं, यानी कि यहाँ पे माइक्रोविलाई भी है। रीज़न क्लियर कर देता हूँ, डियोडिनम जो है वहाँ फूड का काफ़ी डाइजेशन हो चुका होता है और यहाँ पर फूड का एब्जॉर्प्शन भी होता है, तो इसलिए एब्जॉर्प्टिव एरिया बढ़ाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये क्या मिल गए हमें, माइक्रोविलाई प्रेजेंट है यहाँ। ओके, माइक्रोविलाई के साथ साथ यहाँ पे बीच बीच में, जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया, कुछ आपको उसी तरह की गोबलेट सेल्स भी मिलेगी और ये जो गोबलेट सेल्स होगी ये म्यूकस का प्रोडक्शन करेगी। अगर ये म्यूकस का प्रोडक्शन यहाँ कर देती है तो अब ये जो हमारे पास एपिथेलियम बचती है या जो एपिथेलियम बनी है इसे हम क्या नाम देंगे? इस केस में बच्चों इसे हम नाम देंगे ग्लैंड्यूलर ब्रश बॉर्डर्ड। ग्लैंडुलर क्यों बोला? क्योंकि बीच में गॉबलेट सेल्स है। ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल, सिंपल क्यों बोला? क्योंकि सेल्स की एक ही लाइन है, सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम। इज दैट क्लियर? समझ में आया आपको? व्हाट यू कॉल दैट काइंड ऑफ एपिथेलियम? इट इज अगेन सेकंड मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम। आया समझ में आप लोगों को बच्चों? क्लियर हो गया? ये कहाँ मिल रही है आपको? ये आपको पूरी की पूरी एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल स्मॉल इंटेस्टाइन, इवन लार्ज इंटेस्टाइन में भी कॉलोन में इस तरह की सेल्स होती है। तो हम स्मॉल लार्ज को अलग नहीं करते और सीधा लिख देते हैं कि दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज फाउंड इन इंटेस्टाइन। करेक्ट बच्चों? अब एक और टाइप में यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ एंड दैट इज अबाउट, एक और मॉडिफिकेशन में आपको बताने जा रहा हूँ इसी का, सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम का। उसमें क्या होगा बच्चों, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई और ये हमारी इस तरह की सेल्स हो गई। अब इस बार क्या होगा देखिए आप, ये सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम है और इस सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम में ये न्यूक्लियस बना दूं और न्यूक्लियस बनाने के बाद मैं यहाँ पर ये सीलिया लगा देता हूँ। इस तरह के सीलिया हमने सीलिएटेड सिंपल क्यूबॉइडल में भी देखे थे। इस बार मैं बात कर रहा हूँ ये, इसको क्या नाम दे देंगे हम? अब हम इसे नाम देंगे सीलिएटेड सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम। और जो सीलिएटेड सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम होती है बच्चों, दैट इज फाउंड इन द फैलोपियन ट्यूब। जो ओविडक्ट होती है फीमेल में, वहाँ पे इस तरह की एपिथेलियम मिलेगी। वहाँ इन सीलिया का क्या रोल है बच्चों, कि जो फैलोपियन ट्यूब में ओवरी से ओवम रिलीज होगा, उस ओवम को आगे की ओर ट्रांसपोर्ट करने का जो फंक्शन होगा वो इन सीलिया का होगा। इन सीलियरी मूवमेंट की वजह से वो जो ओवम है वो फैलोपियन ट्यूब से आगे बढ़ता है, नीचे की तरफ बढ़ता है और यूटरस तक पहुंचता है। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ सीलिएटेड सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम। कहाँ मिलेगी? एग्जाम्पल क्या बताया मैंने आपको? फैलोपियन ट्यूब में। ये मैंने इसका थर्ड मॉडिफिकेशन बता दिया। ओके, एंड लास्ट फाइनली एक और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम का मॉडिफिकेशन। तो देखिए, ये ध्यान से सुनना आप, ये देखिए हमारे पास सिंपल कॉलुमनर सेल्स हैं। अब इस बार मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों कि हटा देता हूँ एक बार इस सेल्स को। ये सिंपल कॉलुमनर सेल है और इनके यहाँ पे ये इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। पर अगर आप इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को ध्यान से देखो तो दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर नॉट लाइक सीलिया। सीलिया इस तरह के होते हैं बच्चों, है ना, ऐसे फिंगर लाइक इस तरह के प्रोजेक्शन, न्यूमेरस, सॉरी नॉट सीलिया, माइक्रोविलाई। ये जो हैं बच्चों, ये माइक्रोविलाई होते हैं। और ये जो मैंने प्रोजेक्शंस यहाँ बनाए हैं इनको हम स्टीरियोसीलिया कहते हैं।
स्टीरियोसीलिया। अब बच्चों एक चीज ध्यान से सुनना आप, कि ये जो मैंने यहाँ स्टीरियोसीलिया लिखा है, इनका सीलिया से कोई लेना देना नहीं। दीज आर नॉट सीलिया। सीलिया 9+2 अरेंजमेंट होता है, वो मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं, ये अलग चीज़ है। ये बेसिकली एक तरह के माइक्रोविलाई है। फर्क क्या होता है स्टीरियोसीलिया और माइक्रोविलाई में, कि माइक्रोविलाई इस तरह से न्यूमेरस होते हैं, पैरेलल इस तरह के होते हैं, उनका शेप बिल्कुल यूँ इस तरह का होता है, सिलिंड्रिकल होते हैं ये। जबकि ये जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कॉनिकल स्ट्रक्चर है। दीज आर कॉनिकल स्ट्रक्चर। समझ में आई बात आपको? तो नाम में भले ही सीलिया लगा हुआ है, आपको किसी भी तरह से इस सीलिया से कंफ्यूज नहीं होना है। सीलिया इज, नाम भले ही स्टीरियोसीलिया, बट दीज आर सिमिलर टू माइक्रोविलाई। तो इनका फंक्शन क्या होगा? इनका फंक्शन ऑब्वियसली सरफेस एरिया को इंक्रीज करना है। दे ऑल्सो हैव फंक्शन टू इंक्रीज सरफेस एरिया। इस तरह की एपिथेलियम को हम क्या नाम देंगे? इस तरह की एपिथेलियम को नाम देंगे हम स्टीरियोसीलिएटेड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ओके, एपिथेलियम। और इस तरह की एपिथेलियम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मिलती है। पर्टिकुलरली एग्जांपल बता देता हूं मैं, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस में इस तरह की एपिथेलियम मिलती है। देखिए, सुनिए, समझिए आप। मैमल्स में जो टेस्टिस होते हैं, उन टेस्टिस को अगर आप ध्यान से देखें, उनकी इंटरनल एनाटॉमी देखें, तो वहाँ अंदर आपको इस तरह की डक्ट्स दिखती है। टेस्टिस के अंदर इस तरह की कुछ डक्ट्स होती है। इन डक्ट्स को हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। शॉर्ट में SFT लिख रहा हूँ मैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अभी ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये सब आपस में इस तरह से जुड़ के यहाँ बाहर निकलेगी, और बाहर निकल के यहाँ पर एक लंबी सी डक्ट होती है, हाईली कॉइल्ड वेरी लॉन्ग डक्ट। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम एपिडिडाइमिस कहते हैं। और इस एपिडिडाइमिस से फिर यहाँ से एक फाइनली डक्ट बाहर निकलेगी, उस डक्ट को हम वास डिफरेंस कहेंगे। अब ये जो वास डिफरेंस है बच्चों, अल्टीमेटली ये पेनिस में जाके खुल जाएगी और वहाँ से स्पर्म्स बाहर निकल जाएंगे। पॉइंट यहाँ ये है कि ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं, यहाँ पर स्पर्म बनते हैं। स्पर्म का प्रोडक्शन यहाँ होता है, स्पर्म प्रोडक्शन। यहाँ से बनने के बाद ये जो स्पर्म्स हैं, ये इस एपिडिडाइमिस में और इस वास डिफरेंस में स्टोर होते हैं। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वास डिफरेंस इन एपिडिडाइमिस? स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स। आया समझ में आप लोगों को? एक फंक्शन अभी ब्रीफली बता रहा हूँ, बहुत सारे फंक्शन है, वो अगले साल बाद में पढ़ाया जाएगा आपको। अब होता क्या है बच्चों, कि यहाँ से स्पर्म्स जो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव पर्सन्स हैं, उनमें ये स्पर्म्स यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। सपोज ए पर्सन इज नॉट रिप्रोडक्टिवली एक्टिव, और स्पर्म्स जो हैं वो पेनिस से रेगुलरली बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आफ्टर अराउंड 6 मंथ्स तक ये यहाँ पर स्टोर रह सकते हैं और वो वायबल भी रहेंगे। बट आफ्टर अराउंड 6 मंथ्स वो जो स्पर्म्स हैं वो वास डिफरेंस में और एपिडिडाइमिस में मर जाएंगे। नाउ व्हाट हैपन्स टू दोज डेड स्पर्म्स? उन स्पर्मेटोजोआ का होगा क्या वहाँ? वो जो डेड स्पर्म्स हैं वो उनको वेस्ट नहीं करते, वहाँ पर जो सेल्स, ये वाली सेल्स कौन सी, ये जो हमारे पास स्टीरियोसील, ये उन स्पर्मेटोजोआ का रीएब्जॉर्प्शन करती। वो स्पर्मेटोजोआ वहाँ डिग्रेड हो जाएंगे और डिग्रेडेड स्पर्म्स का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, और उस रीएब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया की रिक्वायरमेंट होती है, इंक्रीज्ड सरफेस एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। एंड दैट इज व्हाई द सेल्स इन द एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस हैव स्टीरियोसीलिया। इज दैट क्लियर बच्चों? समझ में आया? आई थिंक आपको ये चीज़ अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने हर चीज़ का रीज़न बताया है, आपको लॉजिक बताया है, किस जगह पर किस तरह की कॉलुमनर एपिथेलियम है और क्यों वहाँ पर इस तरह की एपिथेलियम। लीवर और बाइल डक्ट में सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम है, कोई मॉडिफिकेशन। अब ये हमारे पास एग्जांपल है, यहाँ देखिए, सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम कहाँ मिल रही है? ये सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम
बाइल डक्ट में है और लीवर में। ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम ये गॉल ब्लैडर में मिलेगी। क्यों? क्योंकि गॉल ब्लैडर में जब बाइल का स्टोरेज होता है तो उसमें से पानी का एब्जॉर्प्शन होगा, और पानी का एब्जॉर्प्शन के लिए वहाँ इंक्रीज्ड सरफेस एरिया की रिक्वायरमेंट है। दैट्स व्हाई द सेल्स इन द गॉल ब्लैडर हैव माइक्रोविलाई। ब्रश बॉर्डर्ड का क्या मतलब होता है बच्चों? ब्रश बॉर्डर्ड का मतलब ये हो गया कि उनके ऊपर इस तरह के माइक्रोविलाई होंगे। तो दिस इज व्हाट वी कॉल ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम। फिर आया ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल कॉलुमनर, मतलब बीच बीच में गॉबलेट सेल्स भी होगी, माइक्रोविलाई भी होंगे, और सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम ये कहाँ मिलेगी आपको? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल जाएगी। सीलिएटेड सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम कहाँ बता दिया मैंने आपको? फैलोपियन ट्यूब में मिलेगी, वहाँ पर ओवम का ट्रांसपोर्टेशन करेगी। और स्टीरियोसीलिएटेड सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम कहाँ मिलेगी? ये आपको एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस में मिलेगी। वहाँ उनके ऊपर न तो सीलिया होते हैं न माइक्रोविलाई होते हैं, बल्कि माइक्रोविलाई का एक दूसरा ही वर्जन है जो थोड़े से लार्ज साइज के कोनिकल माइक्रोविलाई हैं, और उनको माइक्रोविलाई नहीं कह के वी कॉल देम स्टीरियोसीलिया। ये वहाँ पर सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करते हैं। तो इस तरह से बच्चों वी हैव कंप्लीटेड द थ्री टाइप्स ऑफ, so far we have completed three types of simple epithelium, that is simple squamous, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलुमनर, और इनके जो मॉडिफिकेशंस हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब देखो यहाँ मैंने आपको पहले समझाया कि जो सिंपल एपिथेलियम होती है उसे नॉन स्ट्राइटेड कहते हैं, और जो कंपाउंड एपिथेलियम मल्टीलेयर होती है उसे हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहते हैं। अब मैं आपको यहाँ एक डायग्राम बताने जा रहा हूँ नीचे की ओर, और आप मुझे बताएंगे कि ये किस तरह की एपिथेलियम होगी। चलिए यहाँ देखते हैं हम कि बच्चों ये हो गई बेसमेंट मेम्ब्रेन, और अब यहाँ पर ये एक सेल है, ये यहाँ पर एक सेल है। आई होप कि ये आपको कॉलुमनर सेल लग रही है। बिल्कुल सही बोला आपने, ये कॉलुमनर सेल्स हैं। और इन कॉलुमनर सेल्स के साथ साथ यहाँ जो बीच में ये जो आपको गैप दिखाई दे रहा है, ये जो गैप आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी कुछ सेल्स हैं, तो मैं उनको भी बना देता हूँ। ये देखो यहाँ पर ये एक सेल है, ये यहाँ पे भी एक सेल है, यहाँ पे भी एक सेल है, यहाँ पे भी एक सेल है। अब ये इनका न्यूक्लियस हो गया, और ये इनके भी न्यूक्लियस हो गए यहाँ पर, ये इस तरह से। फाइन बच्चों, ओके। अब मुझे बताओ आप कि ये किस तरह की एपिथेलियम है। तो आपका बिल्कुल आंसर यही रहेगा, यहाँ सेल्स की एक ही लेयर है, दो लेयर नहीं है। बस फर्क ये है कि सम आर टॉल सेल्स, सम आर शॉर्ट, टॉल शॉर्ट इस तरह से, कुछ बड़ी है कुछ छोटी सेल्स है, पर लेयर कितनी है? एक ही तो लेयर है यहाँ पर सेल्स की। तो क्योंकि एक ही लेयर है तो ये सिंपल एपिथेलियम है, और इसीलिए मैंने इसे सिंपल एपिथेलियम में ही क्लासिफाई किया है। पर जब हम इस तरह की एपिथेलियम को एक माइक्रोस्कोप में देखते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप में देखते हैं, हाई क्वालिटी का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं बोल रहा हूँ, लो क्वालिटी के जो लाइट माइक्रोस्कोप होते हैं जिनकी सबसे पहले डिस्कवरी हुई है, अगर उसमें हम देखेंगे तो वहाँ हमें क्या होता है बच्चों कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह कुछ भी नहीं दिखाई देती है, और आपको सिर्फ उस लाइट माइक्रोस्कोप में न्यूक्लियस दिखाई देंगे, और उस वहाँ पर आपको न्यूक्लियस की दो लेयर्स दिखाई देगी। जब आपको न्यूक्लियस की दो लेयर दिखाई देती है तो आप एज्यूम करते हो कि वहाँ पर इस तरह की एपिथेलियम है, आपको लगेगा कि वहाँ पर इस तरह की एपिथेलियम है। तो ये तो किस तरह की हुई? कंपाउंड हो गई, स्ट्रेटिफाइड हो गई। पर ये एक्चुअली कंपाउंड है नहीं, यहाँ सेल्स की एक ही लेयर है, कुछ टॉल सेल्स हैं, लॉन्ग सेल्स हैं, कुछ शॉर्ट सेल्स हैं, और उस वजह से वहाँ न्यूक्लियस की आपको दो लेयर दिखाई दे रही है, और आपको ऐसा लगने लग जाता है कि ये स्ट्रेटिफाइड है, ये कंपाउंड एपिथेलियम। बाद में जाके जब हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई और बाद में इसका अच्छे से स्ट्रक्चर पता चला, फिर हमें पता कंफर्म हो गया कि अरे भाई ये सेल्स की दो लेयर नहीं है, ये सेल्स की एक ही लेयर है, कुछ लॉन्ग सेल्स है कुछ शॉर्ट सेल्स है। तो अब हम इस एपिथेलियम को नाम क्या दें? इसको हमने नाम दे दिया सूडो स्ट्रेटिफाइड। यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे, नाम नीचे लिखते हैं इसका। और इस नीचे वाले डायग्राम को मैं एक बार हटा देता हूँ, इससे अननेसेसरी कन्फ्यूजन होगा। इस तरह की एपिथेलियम को हम कहेंगे सूडो
स्ट्रेटिफाइड, सूडो मतलब फॉल्स स्ट्रेटिफाइड है, और बेसिकली स्ट्रेटिफाइड है ही नहीं है, ये सिंपल एपिथेलियम। ओके, सिंपल स्ट्रेटिफाइड, सॉरी, सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम है। अब इसमें भी कुछ और मॉडिफिकेशन, सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम ये मिलेगी आपको मेल यूरेथ्रा में। जो मेल में यूरेथ्रा होता है, पेनिस का, पेनिस में से जहाँ से यूरिन पास आउट होता है उस पार्ट को हम यूरेथ्रा कहते हैं, वहाँ इस तरह की सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम होती। पर बच्चों अब इसमें मैं कुछ और मॉडिफिकेशन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मैं इसी डायग्राम में चेंज कर रहा हूँ, नया डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, चलो बना लेता हूँ। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और नीचे बनाते हैं। अब इसी डायग्राम में हम कुछ मॉडिफिकेशन कर दें। मान लीजिए बीच बीच में यहाँ म्यूकस का प्रोडक्शन करने वाली कुछ गॉबलेट सेल्स आ जाए, तो ये देखो ये गॉबलेट सेल्स हो गई, क्या करेगी, म्यूकस का प्रोडक्शन कर रही है, गॉबलेट सेल्स हो गई, और जो म्यूकस बनेगा वो म्यूकस यहाँ पर इस तरह से इकट्ठा हो जाएगा, प्लस इसके ऊपर मैं कुछ सीलिया भी बना रहा हूँ, ये देखिए ये मैंने यहाँ पे सीलिया बना दी है। अब हम इस एपिथेलियम को क्या नाम देंगे बच्चों, अब हम इस एपिथेलियम को नाम देंगे, ध्यान से सुनना, ग्लैंड्यूलर, बिल्कुल ग्लैंड्यूलर क्योंकि बीच बीच में गॉबलेट सेल है, ग्लैंड्यूलर सीलिएटेड क्योंकि सीलिया भी है इनके ऊपर, ग्लैंड्यूलर सीलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम। बड़ा लंबा सा नाम है पर उस नाम में हर चीज आ रही है, ग्लैंड्यूलर सीलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम। ये जो सीलिएटेड ग्लैंडुलर का आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, सीलिएटेड ग्लैंडुलर सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर ऐसा भी बोल सकते हो, आया समझ में आपको, या ऐसे भी बोल सकते हो सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलुमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ऐसा भी लिख सकते हैं, लिख लेते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड ग्लैंडुलर कॉलुमनर एपिथेलियम। सूडो स्ट्रेटिफाइड क्यों बोला, समझ में आ गया आपको, क्योंकि सेल्स की दो लेयर लग रही है, वहाँ न्यूक्लियस की दो लेयर दिखाई दे रही है, वास्तव में दो लेयर है नहीं, तो फॉल्स स्ट्रेटिफाइड है, सीलिया है इसलिए सीलिएटेड, बीच बीच में गॉबलेट सेल्स है इसलिए ग्लैंडुलर, और कॉलुमनर एपिथेलियम है ना, ये मैंने यहाँ नीचे एंड में थोड़ा उर्दू में लिखा है कॉलुमनर, सही कर देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, सीलिएटेड ग्लैंडुलर कॉलुमनर एपिथेलियम। और ये जो एपिथेलियम है बच्चों, ये मिलेगी आपको, इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है सूडो स्ट्रेटिफाइड वाला, इसको लाइटली मत लेना, और ये मिलती है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इसी तरह की नेजल पैसेज में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कहाँ कहाँ, नेजल पैसेज में, नेजल पैसेज, उसके बाद जो हमारा ट्रेकिया है, ट्रेकिया की भी इंटरनल लाइनिंग ऐसी होती है, और इवन जो ब्रोंकाई है उनकी भी इंटरनल लाइनिंग इसी तरह की होती है। तो बच्चों विद दिस वी कंप्लीट विद द एग्जांपल्स ऑफ सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम के अलग अलग टाइप मैंने बताया, सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलुमनर, और एंड में सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। वेरी इंपॉर्टेंट, सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कॉलुमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम आपको याद रखना है, ये मिलेगी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जो हमारा इंटरनल नोज है वहाँ पर, ट्रेकिया, ब्रोंकाई में, सभी में इसी तरह की सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है। जो हम सांस लेते हैं उसमें जो डस्ट पार्टिकल होंगे वो यहाँ ट्रैप हो जाएंगे, और ये सीलिया उनको वापस बाहर निकालने का काम करेगा। हाँ, ये अलग बात है कि जैसे ही आप ब्रोंकाई से नीचे बढ़ोगे और ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोल्स आ जाएंगे, तो ब्रोंकियोल में फिर मैंने आपको बताया कि वहाँ सेल की हाइट कम हो जाएगी और सूडो स्ट्रेटिफाइड भी नहीं रहेगी। ब्रोंकियोल का मैंने सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम बताया है आपको, आपने देखा होगा कहीं ऊपर, सीलिएटेड सिंपल क्यूबॉइडल ब्रोंकियोल्स में होगी, लेकिन ब्रोंकियोल से ऊपर ऊपर, यानी कि जो हमारा ब्रोंकाई है और जो ट्रेकिया है और हमारा जो नोज़ है, इंटरनल नोज़, वहाँ सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कॉलुमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम है। ओके बच्चों, और इसी के साथ हमारा सिंपल एपिथेलियम कंप्लीट होता है। अब हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे
कंपाउंड एपिथेलियम या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। वेलकम स्टूडेंट्स, in the last class we talked about simple epithelium, various types of simple epithelium, simple squamous, simple cuboidal, simple columnar, and finally we also talked about pseudo stratified epithelium, which is basically a simple epithelium but appears like a compound epithelium. Today we are going to talk about compound epithelium. As I told you in the last lecture that the compound epithelium is made up of multiple layer of cells. So you will find that there would be two or more than two layers of the cells. अब अगर इस तरह की एपिथेलियम हमें कहीं भी मिलती है जहाँ पे सेल्स की दो या दो से ज़्यादा लेयर्स हो तो ऐसी एपिथेलियम को हम कंपाउंड एपिथेलियम कहेंगे। कंपाउंड एपिथेलियम को हम एक और नाम से जानते हैं, हम उसे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम भी कहेंगे। ओके, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर? दैट इट इज ऑलवेज मल्टी लेयर्ड। अब क्योंकि ये मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम होती है तो ऐसे में ये सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का काम सही से नहीं कर सकती। तो हमें ये एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सिंस इट इज मल्टी लेयर्ड एंड देयरफॉर इट हैज़, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, इट हैज़ लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसमें इसका लिमिटेड रोल रहेगा बच्चों। ऑन द अदर हैंड सिंपल एपिथेलियम में अगर हम सिंपल स्क्वैमस को छोड़ दें तो उसके बाद जो हमारे पास सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम, उनका जो मेन फंक्शन मैंने आपको बताया था वो सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन ही था। यहाँ क्योंकि कई सारी सेल्स की लेयर होती है और इतनी ज़्यादा लेयर होने के कारण अगर किसी भी मटेरियल को सिक्रीट करना हो या एब्जॉर्ब करना हो तो उसे कई सारी लेयर्स को क्रॉस करना पड़ेगा एंड देयरफॉर दे हैव लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो फिर ऐसे में इनका मेन फंक्शन क्या होगा? इनका जो मेन फंक्शन होगा, मल्टीपल लेयर्स है ना बच्चों, तो मल्टीपल लेयर्स होने की वजह से इनका जो मेन फंक्शंस होगा वो प्रोटेक्शन हो जाएगा। प्रोटेक्शन अब किसके अगेंस्ट में चाहिए हमें बच्चों? प्रोटेक्शन अगेंस्ट किसी भी तरह का कोई भी केमिकल स्ट्रेस या किसी भी तरह का कोई मैकेनिकल स्ट्रेस अगर हो, केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस, तो उससे प्रोटेक्ट करने में ये हम इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जहाँ कहीं पर भी प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है बॉडी को बाहर के किसी मैकेनिकल जर्क से, मैकेनिकल स्ट्रेचिंग से, प्रेशर से, तो वहाँ पर कंपाउंड एपिथेलियम होगी। और अगर कहीं पर कोई केमिकल भी से भी बॉडी एक्सपोज होने वाली है तो ऐसे में भी वहाँ मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम होगी, यानी कि कंपाउंड एपिथेलियम होगी। तो ये हमारा एक जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम, तो आप बताएंगे कि मेन फंक्शन ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम इज प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट व्हाट? प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल स्ट्रेसेस और प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल स्ट्रेसेस। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब अगर हमें ये देखना हो कि ये हमें बॉडी में कहाँ मिलेगी, तो पर्टिकुलरली बच्चों एक तो हमारी बॉडी की जो ड्राई सरफेसेस है, यानी कि बॉडी की ड्राई सरफेस तो कौन सी हुई? ड्राई सरफेस आपकी स्किन हो गई, तो वहाँ कंपाउंड एपिथेलियम मिलेगी क्योंकि स्किन को आपकी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करना होता है। बॉडी का जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वही हमारी स्किन है। तो स्किन की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, वहाँ इसी तरह की एपिथेलियम मिलेगी। इसके अलावा जो हमारी ओरल कैविटी है, जिसे हम बक्कल कैविटी के नाम से भी जानते हैं, या इसके अलावा थोड़ा सा ओरल कैविटी के पीछे का जो पार्ट है फेरिंग्स, वहाँ पर भी इसी तरह की एपिथेलियम मिलेगी। और इवन कई डक्ट्स जो होती है लाइक डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड डक्ट ऑफ पेंक्रियाज। तो ये जो है एग्जाम्पल मैंने आपको एक बार ब्रीफली बताए जहाँ हमें इस तरह की एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम देखने को मिलेगी। तो यहाँ तो इसका जो रोल हो गया स्किन और फेरिंग्स में, वो तो प्रोटेक्टिंग रोल हो गया।
but at the same time we also should remember that the ducts of salivary gland or duct of pancreas is made up of कंपाउंड एपिथेलियम। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, हमें भूलना नहीं है। ओके बच्चों, क्योंकि इससे पहले मैं एक स्टेटमेंट सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में भी मैंने दिया है कि डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स इज मेड अप ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। देखिए आप, मैं एक बार आपको रिकॉल कराता हूँ उसे, कि जब हमने बात करी है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की, तो पहली लाइन ही मैंने ये बताई सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, वहाँ स्पेसिफाई नहीं किया है कि वो कौन सी। ये लाइन आपकी बुक से ली हुई है और आपको यूँ की यूँ लर्न करनी है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नॉर्मली डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स किसकी बनी हुई है, तो सिंपल क्यूबॉइडल कर देंगे आप वहाँ आंसर। और स्पेसिफाई करके पूछे कि दो ग्लैंड्स की डक्ट, एक आपकी सलाइवरी ग्लैंड और एक आपकी पेंक्रियाटिक जो ग्लैंड है उसकी डक्ट किसकी बनी हुई है, तो डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड और डक्ट्स ऑफ पेंक्रियाज, ये दोनों आपकी कंपाउंड एपिथेलियम से बनी हुई है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम और इसके भी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। जिस तरह का क्लासिफिकेशन हमने सिंपल एपिथेलियम में देखा है, ठीक उसी तरह का क्लासिफिकेशन कंपाउंड एपिथेलियम में भी हमें देखने को मिलेगा। तो लेट्स राइट अबाउट इट। कंपाउंड एपिथेलियम चार तरह की होती है बच्चों। वी कैन क्लासीफाई इट इनटू 4 ग्रुप्स। सबसे पहले ले लेते हैं हम, और सबसे पहला जो टाइप है वो होगा हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, या इसे हम कंपाउंड स्क्वेमस भी कह सकते हैं। मैंने ऊपर ही बताया आपको कि कंपाउंड एपिथेलियम को हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के नाम से भी जानते हैं, तो हम इसे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम बोल सकते हैं। और ये जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होगी बच्चों, वो इस तरह की दिखाई देगी। देखिए आप, ये देखें, अब सबसे ध्यान से देखें आप, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कंपाउंड स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आप देखिए बच्चों कि यहाँ आपको ये सेल्स की कई सारी लेयर्स इस तरह से देखने को मिल गई। यानी पहली चीज़ तो हो गई कि ये मल्टी लेयर्ड है। दूसरा, अगर आप ध्यान से देखें तो जो नीचे बेस की तरफ सेल्स हैं वो लगभग लगभग क्यूबॉइडल सेल्स हैं। ओके, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर आगे की तरफ देखते हैं, तो यू विल फाइंड कि यहाँ पर ये जो लास्ट में ऊपर आते आते जो सेल्स हैं बच्चों, दे हैव बिकम स्क्वेमस सेल्स। तो जब हम यहाँ ये बोल रहे हैं कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, तो उसमें ये ध्यान रखना है कि स्ट्रेटिफाइड का मतलब हो गया मल्टी लेयर्ड होगी, स्क्वेमस का मतलब ये होगा कि जो आउटर मोस्ट लेयर है सेल्स की वो स्क्वेमस एपिथेलियम होगी। समझ में आया आपको बच्चों? ध्यान रखना है कि ये जो क्लासिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ इसमें हमें कितनी भी तरह की सेल्स देखने को मिल सकती है, लेकिन क्लासिफिकेशन में जो नाम दिया जाएगा वो आउटर मोस्ट लेयर कैसी है उसके ऊपर होगा। अब क्योंकि इस डायग्राम में आप देखिए कि यहाँ नीचे की तरफ जो सेल्स हैं ये ऑलमोस्ट क्यूबॉइडल सेल्स है, लेकिन हमने इसको स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल नहीं बोला है। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल क्यों नहीं बोला है? क्योंकि ये जो बाहर वाली सेल्स है, ऊपर वाली जो आउटर मोस्ट लेयर की हमारे पास सेल्स है, उनका शेप कैसा है, क्योंकि वो स्क्वेमस सेल्स है, इसलिए इसके क्लासिफिकेशन में लिखा हुआ होगा। हम यही मान के चलेंगे कि इट इज़ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस का क्या मतलब होता है? फ्लैट सेल्स। ये हम पिछले लेक्चर में ये बात अच्छे से पढ़ चुके हैं। ओके बच्चों, नाउ कम टू द सेकंड टाइप, एंड द सेकंड टाइप इज स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, तो नाउ इट इज इजी फॉर अस। मल्टी लेयर्ड होगी, दो या दो से ज़्यादा लेयर्स होनी चाहिए, और जो आउटर मोस्ट लेयर होगी वो हमारी क्यूबॉइडल सेल्स होगी। तो देखो हमारे पास यहाँ ये एक डायग्राम है, अगेन देखिए आप इसको। फाइन, देखिए यहाँ
मल्टी लेयर में यहाँ 2 ही लेयर देखने को मिल रही है आपकी, और दोनों लेयर में से जो आउटर लेयर है वो आपकी क्यूबॉइडल सेल है। ये बात हो रही है कि यहाँ पर दोनों ही लेयर क्यूबॉइडल है, पर हमें इस नीचे वाली लेयर पर ध्यान नहीं देना है, हमें ये ऊपर वाली लेयर पर ध्यान देना है। ऊपर वाली लेयर कैसी है? अगर ऊपर वाली लेयर क्यूबॉइडल सेल की है तो इस तरह की एपिथेलियम को हम नाम देंगे स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। देन वी हैव द थर्ड कैटेगरी इज स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया होगा इट इज, इसमें क्या होगा? स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम में। स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम में बच्चों मल्टी लेयर्ड होगी क्योंकि स्ट्रेटिफाइड है, और जो आउटर मोस्ट लेयर होगी सेल्स की वो आपकी कॉलुमनर सेल्स हो जाएगी। सो आई हैव ए डायग्राम ऑफ दैट, फोटोग्राफ है हमारे पास इस तरह की एपिथेलियम का भी। और अगर आप देखें ये देखिए, अब इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि जो नीचे की तरफ की सेल्स है ये तो क्यूबॉइडल है, लेकिन जो आउटर मोस्ट लेयर है सेल्स की वो कॉलुमनर सेल्स है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम। एंड देन वी हैव वन मोर कैटेगरी ऑफ एपिथेलियल कंपाउंड एपिथेलियम, एंड दैट इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इस ट्रांजिशनल एपिथेलियम के बारे में हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। ट्रांजिशनल एपिथेलियम को हम थोड़ी देर से डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम इनके एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर लें। तो इस तरह से आपने क्या देखा? कंपाउंड एपिथेलियम 4 तरह की हो गई, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर और एक ट्रांजिशनल एपिथेलियम हो गई। उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं। अब पहले हम आ जाते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम पर। इस डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो आउटर मोस्ट लेयर है सेल्स की वो आपकी स्क्वेमस सेल्स होनी चाहिए, यानी कि फ्लैट सेल्स होनी चाहिए। बच्चों ध्यान से सुने आगे, ये जो हमारे पास एपिथेलियम होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, इसके भी वापस हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं। एक स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस जो कि केराटिनाइज्ड हो तो उसे हम नाम देंगे केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, और दूसरी हो जाएगी नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। अब इसमें डिफरेंस समझ लीजिए आप, मैं आपको समझाता हूँ कि जो केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होगी उसमें देखिए, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, नीचे की तरफ ये इस तरह की कॉलम क्यूबॉइडल सेल्स है, और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे सेल्स का जो शेप होगा वो धीरे धीरे फ्लैट होने लगेगा, और जो आउटर मोस्ट लेयर होगी सेल्स की वो बिल्कुल स्क्वेमस सेल्स हो जाएगी। फाइन, क्लियर बच्चों? ये यहाँ पे मैं इनमें न्यूक्लियस बना देता हूँ। कौन सी वाली एपिथेलियम एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैं? केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बच्चों जिस तरह से मैंने आपको रेप्टिलिया में पढ़ाया है, ड्राई कॉर्निफाइड स्किन का एक कॉन्सेप्ट बताया था, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी ह्यूमन में जो एपिडर्मिस होती है, हमारी एपिडर्मिस ऑफ स्किन, वो इसी तरह की एपिथेलियम है, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। मीन्स इसमें क्या होता है बच्चों कि जैसे जैसे ये सेल्स ऊपर की ओर बढ़ती है, ये इस तरह से ऊपर की ओर बढ़ती है। मैंने आपको पहले समझाया है कि ये जो नीचे ही नीचे वाली लेयर है यहाँ पे ये सेल्स डिवाइड होती रहेगी और नई सेल्स बनेगी, और जो नई सेल्स बनेगी वो नई सेल्स इस तरह से ऊपर की ओर मूव करेगी। वेल द पॉइंट इज दैट कि जैसे जैसे ये सेल्स ऊपर की ओर मूव करती है, इनमें केराटिन नाम की एक प्रोटीन बनने लगेगी, और क्योंकि ये जो केराटिन प्रोटीन होती है ये वाटर इम्परमिएबल होती है, और इन सेल्स को ये वाटर इम्परमिएबल बना देती है। आया समझ में आपको? और ये देखिए मैंने यहाँ इस डायग्राम में काफ़ी सारी केराटिन प्रोटीन इन सेल्स के अंदर बना दिए, और इतनी ज़्यादा केराटिन प्रोटीन इनके अंदर फिलअप हो जाती है कि इन सेल्स को नीचे की तरफ से न्यूट्रिशन मिलना बंद हो जाता है, और ये सेल्स धीरे धीरे डेड सेल्स हो जाती है। तो यहाँ पर जो आउटर सेल्स होती है दे आर डेड सेल्स,
और ये इनके अंदर एक कीरेटिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ऑब्वियसली ये जो लेयर होगी, इस तरह की जो एपिथेलियम होगी, ये वाटर प्रूफ एपिथेलियम होती है। इज दैट क्लियर? और हमारी पूरी बॉडी में इस तरह की एपिथेलियम और कहीं नहीं मिलती। देयर इज ओनली वन प्लेस वेयर यू फाइंड केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। एंड एग्जाम्पल इसका ये मैंने आपको बता दिया। देयर इज ओनली वन एग्जाम्पल कि हमारी जो एपिडर्मिस होती है स्किन की, वहाँ इसी तरह की एपिथेलियम मिलेगी। इसके अलावा हमारे नेल्स में और हमारे हेयर्स में भी, क्योंकि वो भी तो ड्राई और डेड टिश्यू है हमारा, तो उनका भी जो डेवलपमेंट होता है वो इसी तरह की एपिथेलियम से होता है। कौन सी एपिथेलियम, क्या नाम दिया है हमने इसे? केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। एंड देन देयर इज ओनली वन प्लेस वेयर यू कैन फाइंड दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम, दैट इज एपिडर्मिस ऑफ स्किन। क्या कैरेक्टर खास याद रखना है आपको कि एक तो ये जो सेल्स हैं, दीज आर डेड सेल्स और इनके अंदर कीरेटिन प्रोटीन प्रेजेंट है। मेन फंक्शन इसका क्या होगा? तो वाटर प्रूफिंग कर रहा है, एट द सेम टाइम ये आपकी स्किन जो है, आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा। ओके, कई सारे केमिकल कंपाउंड ऐसे हैं जो इस एपिडर्मिस को क्रॉस करके बॉडी के अंदर नहीं जा सकते, तो मैकेनिकल प्रोटेक्शन भी देगी एपिडर्मिस और केमिकल प्रोटेक्शन भी बॉडी को प्रोवाइड करता है। देन कम टू द नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है केरेटिनाइज्ड और नॉन केरेटिनाइज्ड में, सिर्फ इतना है कि जो नॉन केरेटिनाइज्ड है वो भी बिल्कुल ऐसी ही दिखेगी। नॉन केरेटिनाइज्ड भी नीचे की तरफ क्यूबॉइडल सेल्स होगी और ऊपर की ओर जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वहाँ पर ये इस तरह की फ्लैट सेल्स आ जाएगी, स्क्वेमस सेल्स आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह का बच्चों डायग्राम बनेगा। और दूसरा ये कि इसमें कीरेटिन प्रोटीन नहीं बनती है, और कीरेटिन प्रोटीन नहीं बनती है तो ये जो एपिड लेयर होगी ये आपकी बॉडी की वेट सरफेसेस पर पाई जाएगी। और यहाँ पर ये जो टॉप मोस्ट लेयर की सेल्स होगी ये डेड सेल्स भी नहीं होती है, ये यहाँ पर लाइव सेल्स होगी, लिविंग सेल्स होगी यहाँ पर। इज दैट क्लियर? समझ में आया आप लोगों को? कहाँ मिलेगी ये? बॉडी की जो वेट सरफेसेस पर्टिकुलरली होगी वहाँ ये इस तरह की एपिथेलियम मिले। सब जगह नहीं, मैं एग्जांपल बता देता हूँ, यूँ नहीं कि हर वेट सरफेस पर। मैंने आपको बताया इंटेस्टाइन की पूरी जो इनर लाइनिंग है वो तो सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम की बनी हुई है हमारी, और कई सारी ग्लैंड्स जो हैं वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम के। तो नॉट एवरी सर्फेसेस। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू कि कहाँ कहाँ मिलती है, उसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एक आपकी जो माउथ यानी कि आपकी जो बक्कल कैविटी है, ओरल कैविटी, अभी मैंने आपको बताया ना ऊपर, ये एक एग्जाम्पल लिया है हमने कि वेयर डू यू फाइंड द कंपाउंड एपिथेलियम। तो कंपाउंड एपिथेलियम में हमने एग्जाम्पल लिया है एक तो ड्राई सरफेसेस ऑफ स्किन। तो अब बताइए ड्राई सरफेस ऑफ स्किन पे कौन सी वाली एपिथेलियम है? अभी आपने देख लिया, ड्राई सरफेसेस ऑफ स्किन पर ये केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम हो जाएगी। और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ क्या लिया है हमने ऊपर कंपाउंड एपिथेलियम का? आप देखेंगे कि दूसरा एग्जाम्पल मैंने बक्कल कैविटी और फेरिंग्स का लिया है। तो ध्यान रखें, बक्कल कैविटी यानी ये जो माउथ और बक्कल कैविटी है, उसके बाद फेरिंग्स में भी ये इसी तरह की एपिथेलियम होगी, नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, वहाँ पर भी केरेटिन प्रोटीन नहीं होगी। इवन फेरिंग्स के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि आगे जो हमारा ईसोफेगस आता है, उस ईसोफेगस में भी इसी तरह की एपिथेलियम होगी। फिर ईसोफेगस के बाद जैसे ही स्टमक आएगा, तो स्टमक में आपको मैं याद दिला देता हूँ कि वहाँ ग्लैंडुलर सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम होती है, क्योंकि बीच बीच में गॉबलेट सेल्स है और कॉलुमनर सेल्स है। वहाँ से स्टमक से, दिमाग में फिट करके रखें, भूलना ही नहीं है, माउथ से लेकर ईसोफेगस तक, माउथ, फेरिंग्स और फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस तक का जो हमारा पार्ट है, वहाँ तक नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, कंपाउंड एपिथेलियम है। और स्टमक के बाद लास्ट एनस तक हम पहुँचेंगे, डियोडिनम, जेजुनम, इलियम, कोलोन, रेक्टम, वहाँ जितना सीकम जी, ये सारा जितना भी पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का होगा, वहाँ इनर लाइनिंग जो होगी वो सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम की होगी। और फाइनली जो लास्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, यानी कि जो एनस है, वहाँ थोड़ा सा एनस का पार्ट जिसे हम एनल कैनाल कहते हैं, उस एनल कैनाल में भी नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होगी। तो समझ गए आप? ये ध्यान रखना है, एलिमेंट्री कैनाल की बिगिनिंग में कहाँ से कहाँ तक? ईसोफेगस तक, और एलिमेंट्री कैनाल का
एंड वाला जो पार्ट है, यानी कि जो एनल कैनाल है, एनस की जो कैनाल होती है, वहाँ नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है। और बीच की जो आपकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, स्टमक से लेकर डियोडिनम, जेजुनम, इलियम और उसके बाद जो हमारी कोलोन, रेक्टम, सीकम, कोलोन और रेक्टम, ये जो सारे पार्ट होंगे वहाँ अंदर सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम होगी, जिनमें माइक्रोविलाई कहीं होंगे, कहीं माइक्रोविलाई नहीं होंगे। गॉबलेट सेल्स थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके अलावा एक और एग्जांपल मैं यहाँ लेना चाहूँगा। जो फीमेल्स में वेजाइना होती है, उस वेजाइना की जो इनर लाइनिंग है, वेजाइना की जो इनर लाइनिंग है, वो भी नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी होती है। एडल्टहुड के बाद, सेक्सुअल मैच्योरिटी के बाद, एडल्टहुड नहीं बोले, प्यूबर्टी से जैसे ही बॉडी में इस्ट्रोजन हार्मोन बनता है, वहाँ पर ये कंपाउंड एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाती है, नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बन जाएगी। लेकिन प्यूबर्टी से पहले वेजाइना की जो इनर लाइनिंग होती है वो सिंपल एपिथेलियम की बनी होती है। इसमें इसके पीछे एक लॉजिक है, साइंटिफिक रीज़न है, क्योंकि प्यूबर्टी से पहले, सेक्सुअल मैच्योरिटी से पहले वेजाइना के अंदर किसी भी फॉरेन ऑब्जेक्ट के जाने के चांसेस कम होते हैं, तो उस वेजाइना को प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और इसलिए वहाँ पर सिंपल एपिथेलियम ही प्रेजेंट होती है। बट आफ्टर सेक्सुअल मैच्योरिटी पेनिस या जो दूसरे जो फॉरेन ऑब्जेक्ट्स, किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रक्चर अंदर जाने की प्रोबेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है, मेंस्ट्रुएशन भी स्टार्ट हो जाते हैं, तो उससे भी वहाँ पर किसी भी तरह के इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आफ्टर प्यूबर्टी जो वेजाइना के अंदर की लाइनिंग है, वहाँ पे जो एपिथेलियम है वो सिंपल से कन्वर्ट होकर कंपाउंड एपिथेलियम यानी मल्टीलेयर एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाती है। और बच्चों, यहाँ मैं आपको एक बात और बताऊं कि अगर किसी फीमेल, किसी गर्ल में बिफोर प्यूबर्टी अगर वेजाइना में किसी तरह की इन्फेक्शन हो जाए, तो ऐसे में कई बार ऐसा भी होता है कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, ईस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है उसकी एक क्रीम प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसको वेजाइना की इनर लाइनिंग पर अप्लाई किया जाता है। और उस ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से जो वेजाइना की इनर लाइनिंग है वो प्यूबर्टी से पहले ही सिंपल एपिथेलियम की जगह कंपाउंड एपिथेलियम में कन्वर्ट हो सकती है। और एक लास्ट एग्जांपल और मैं आपको बताना चाहूँगा, जहां हमें इस तरह की एपिथेलियम मिलेगी, नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। वो हमारे वही बक्कल माउथ वाले पार्ट में ही, मैं ऊपर मेंशन नहीं किया, लेकिन जो हमारी सरफेस ऑफ द टंग है, सरफेस ऑफ द टंग इज ऑल्सो मेड अप ऑफ नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो बच्चों, हम कंपाउंड एपिथेलियम पढ़ रहे हैं। कंपाउंड एपिथेलियम के 4 टाइप्स होते हैं: स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर और एक लास्ट ट्रांजिशनल एपिथेलियम। सबसे पहले मैंने इसमें जो पार्ट कंप्लीट किया है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम का विद एग्जांपल। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम 2 तरह की होगी, केरेटिनाइज्ड और नॉन केरेटिनाइज्ड। केरेटिनाइज्ड सिर्फ आपकी एक जगह स्किन की जो एपिडर्मिस है, आउटर मोस्ट लेयर, जो आपकी ड्राई सरफेस बनाती है, और कुछ आपकी वेट सरफेसेस, सारी वेट सरफेसेस नहीं, कुछ आपकी वेट सरफेसेस जिसमें एलिमेंट्री कैनाल की बिगनिंग, एलिमेंट्री कैनाल का एंड पार्ट और वेजाइना और सरफेस ऑफ द टंग जो है वो नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी होती है। नाउ कम टू द स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 2 लेयर से सेल्स की, मल्टी लेयर है और दोनों क्यूबॉइडल सेल है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा इसके एग्जाम्पल आपसे नहीं पूछे जाएंगे, तो इसमें आपको मैं बता देता हूँ। एक तो डक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड, डक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड, क्योंकि स्वेट ग्लैंड की जो सिक्रेटरी यूनिट होती है वो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से, मैं आपको पहले ये बता चुका हूँ, डक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड। एंड दूसरा एग्जांपल जहाँ इस तरह की एपिथेलियम मिलेगी वो है पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा, पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो है बच्चों, बता देता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा आपको ध्यान रहना चाहिए कि इस तरह से ये हमारी, जैसे ये 2 किडनीज हो गई और फिर देखिए आप, किडनी से ये यूरेटर्स निकलते हैं इस तरह से, और जो यूरेटर्स हैं वो अल्टीमेटली यूरिनरी ब्लैडर में जाके ओपन होंगे। तो ये देखिए, यहाँ से मैं इसको थोड़ा
ये यूरिनरी ब्लैडर वाला पार्ट हो गया हमारा। और अब ब्लैडर के बाद, यूरिनरी ब्लैडर के बाद ये जो लॉन्ग ट्यूब जा रही है, इस ट्यूब को हम यूरेथ्रा कहते हैं। फीमेल के केस में ये जो ब्लैडर होता है वो, उसके बाद ये इतना सा ही यूरेथ्रा होता है। फीमेल में यूरेथ्रा शॉर्ट है, लेकिन जो मेल होते हैं उसमें बिकॉज द यूरेथ्रा हैज़ टू पास थ्रू द पेनिस, इट हैज़ टू पास थ्रू द पेनिस, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न जो यूरेथ्रा होगा वो थोड़ा सा इस तरह से लंबा होगा। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेल में जो यूरेथ्रा होगा, ये इसकी जो इनर लाइनिंग होगी पूरी की पूरी, इस इनर लाइनिंग में कई तरह की एपिथीलियम देखने को मिलेगी, जो मैं अभी थोड़ी देर में, ये जो पार्ट है ये यूरेथ्रा वाला पार्ट हो गया, है ना बच्चों। और ब्लैडर के बाद का जो पार्ट होता है उसको हम यूरेथ्रा कहते हैं। और इस यूरेथ्रा में अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह की एपिथीलियम, मैं आपको पूरा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी जैसे मैंने आपको ये बताया कि सम पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा, क्या क्या याद करना है क्या क्या नहीं करना है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। अभी आप देखिए कि सम पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा इज मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथीलियम। ओके, आगे आ जाए हम स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर एपिथीलियम। तो अगेन स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर एपिथीलियम का भी हमारे पास एक ही एग्जांपल है, सम पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। ये भी आपको यूरेथ्रा में ही, यूरेथ्रा का कुछ पार्ट सिंपल स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल का बना हुआ है और यूरेथ्रा का कुछ पार्ट स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर का बना हुआ है। और अगर आपको याद हो तो अपने पिछले लेक्चर में मैंने बताया कि यूरेथ्रा का कुछ पार्ट सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर एपिथीलियम का भी बना हुआ है, यानी यूरेथ्रा में अब तक 3 तरह की एपिथीलियम हो चुकी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ एपिथीलियम एंड दैट इज ट्रांजिशनल एपिथीलियम। बच्चों, ये जो ट्रांजिशनल एपिथीलियम है ये पूरी बॉडी में कहीं नहीं मिलती है, ये सिर्फ यूरिनरी सिस्टम में मिलती है। इस फाउंड इन यूरिनरी सिस्टम, यानी कि जो यूरेटर्स होते हैं और जो यूरिनरी ब्लैडर है और जो यूरेथ्रा का कुछ पार्ट है, वहाँ पे इस प्रकार की ट्रांजिशनल एपिथीलियम मिलती है। और क्योंकि यूरिनरी सिस्टम में ही मिलती है, इसलिए इस ट्रांजिशनल एपिथीलियम को कई बार यूरोथीलियम भी कहा जाता है। अब देखिए ये ट्रांजिशनल एपिथीलियम का क्या खास बात होता है वो मैं आपको समझाऊं। हमने क्यों इसको पहले छोड़ा, क्यों हमने पहले इसको डिस्कस नहीं किया, कि अगर आप इसको देखें तो इट अपीयर्स लाइक दैट इट इज़, यहाँ बना लेता हूँ मैं, थोड़ा नीचे की तरफ ले लेता हूँ। अब देखिए यहाँ आ जाए इसको, ऑल दीज सेल्स आर समवट क्यूबॉइडल सेल्स हैं, ये थोड़ी सी ऑलमोस्ट, ये थोड़ी लार्ज पॉलीगोनल सेल्स हो गई, बट अल्टीमेटली ये भी एक तरह की क्यूबॉइडल सेल्स की जैसी ही है। ओके, ये जो एपिथीलियम है ये ट्रांजिशनल एपिथीलियम है, मल्टीलेयर्ड एपिथीलियम है, सभी सेल्स लगभग क्यूबॉइडल सेल्स है। हाँ, ये बात और है कि ऊपर वाली बड़ी क्यूबॉइडल सेल्स है, नीचे वाली छोटी क्यूबॉइडल सेल्स है। अब ये एपिथीलियम कहाँ मिलेगी बच्चों, ये जो एपिथीलियम है जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये हमारे यूरिनरी सिस्टम में मिलती है। देखिए ये यहाँ पे हमारे पास किडनी है, उसके बाद ये हमारे पास यूरेटर्स हैं, एक ये यूरेटर है, दूसरा ये यूरेटर है, उसके बाद ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है पूरा, और इस यूरिनरी ब्लैडर के बाद ये जो लास्ट पार्ट है, ये जो हमारा पूरा लास्ट पार्ट है इसको हम यूरेथ्रा कहते हैं। ओके, व्हाट आई वांट टू टेल यू कि अगर आप इस यूरेटर की इनर सरफेस यहाँ की जगह देखें, यहाँ देखें आप, इनर सरफेस ऑफ यूरेटर्स, इनर लाइनिंग ऑफ यूरेटर्स, बोथ द यूरेटर्स, इनर लाइनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ अगर देखें आप इस यूरिनरी ब्लैडर की ये वाली लाइनिंग को चेक करें, और इवन ये यूरेथ्रा का जो शुरू का कुछ पार्ट है, तो यहाँ आपको ट्रांजिशनल एपिथीलियम देखने को मिलेगी। बच्चों, इस ट्रांजिशनल एपिथीलियम की एक खास बात होती है कि ये जो ट्रांजिशनल एपिथीलियम होती है ये स्ट्रेचेबल एपिथीलियम होती है, इन द सेंस अभी हमने इसका डायग्राम देखा है कि आपने ऊपर फोटोग्राफ देखा, ये इस तरह की दिखाई दे रही है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल जैसी दिखाई देती है, ऊपर वाली जो सेल्स है वो उनका साइज थोड़ा सा बड़ा है, ये इस तरह की एपिथीलियम है। बच्चों, अगर यूरिनरी ब्लैडर हमारा खाली है, ये जो ब्लैडर है ये अगर खाली है, तो जब ब्लैडर खाली होता है तो ये इस तरह से
ऐसा थोड़ा सा रिलैक्स सा पड़ा रहता है। ओके, और जब ये ब्लैडर इस तरह का रिलैक्स्ड होता है, इसकी वॉल स्ट्रेच्ड नहीं है, तो यहाँ अंदर की तरफ आपको ये जो एपिथेलियम है ये ऐसी दिखाई देगी। समझ में आया? लेकिन जैसे जैसे ब्लैडर में यूरिन इकट्ठा होने लगेगा और उसकी वॉल में स्ट्रेचिंग होगी, तो वो जो इनरमोस्ट लेयर है, एपिथेलियल लाइनिंग है, वहाँ पर भी स्ट्रेचिंग होगी और यही एपिथेलियम आपको अब ऐसी दिखाई देने लगेगी। जब ब्लैडर फुल हो जाएगा, उसमें यूरिन इकट्ठा हो जाएगा और वहाँ काफ़ी सारी स्ट्रेचिंग हो जाएगी। देखिए कितनी लेयर है यहाँ, 1 2 3 और 4। तो मैं इस डायग्राम में कितनी लेयर बना दूँ? अभी तक मैंने 3 बना दी, 1 लेयर और बना रहा हूँ। और अब मुझे डायग्राम देखकर बताओ कि ये किस तरह की दिखाई दे रही। अगर आप यहाँ देखें, फर्स्ट वाले पार्ट में देखें, तो यहाँ ये आपको स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप इस सेकंड पार्ट में देखें, तो यहाँ ये आपको स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस दिखाई दे रही है। तो क्योंकि ये एक ऐसी एपिथेलियम है जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांजिट हो सकती है, चेंज हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है अपीयरेंस में, एंड देयरफॉर वी कॉल इट ट्रांजिशनल एपिथेलियम। मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि जैसे जैसे ब्लैडर में यूरिन इकट्ठा होने लगेगा, ब्लैडर की जो वॉल होगी उसमें स्ट्रेचिंग होने लगेगी, और अगर ट्रांजिशनल एपिथेलियम नहीं होगी, स्ट्रेचेबल एपिथेलियम नहीं होगी, तो वो एपिथेलियम फिर वहाँ पर स्ट्रेच तो हो ही नहीं पाएगी और फट जाएगी, वहाँ सेल्स एक दूसरे से टॉर्न हो जाएगी और वहाँ एक तरह से डैमेज हो जाएगा। अच्छा, एक बात और मैं बताऊँ आपको बड़ी मज़ेदार, कि अगर आप यूरिनरी ब्लैडर पूरा फुल हो गया है और किसी वजह से हम यूरिन पास आउट नहीं कर पाते हैं, तो धीरे धीरे यूरिन जो ऊपर से आ रहा है वो यूरिन अल्टीमेटली इन ब्लैडर में, ये जो दोनों यूरेटर्स हैं इनमें इकट्ठा होने लगेगा बच्चों। और इवन यूरिन जो है, क्योंकि ब्लैडर हो गया फुल, ब्लैडर से यूरिन पास आउट नहीं किया है और किडनी से तो लगातार यूरिन आ रहा है, तो फाइनली क्या होगा, उसके बाद अल्टीमेटली ये होगा कि जो यूरिन होगा वो आपके यूरेटर्स में इकट्ठा होने लगेगा। और जब वो यूरिन यूरेटर्स में इकट्ठा होगा तो ऑब्वियसली यूरेटर की जो वॉल होगी उसमें भी स्ट्रेचिंग होने लगेगी, एंड देयरफॉर वी नीड स्ट्रेचेबल एपिथेलियम, यानी कि वी नीड ट्रांजिशनल एपिथेलियम इन द यूरेटर्स ऑल्सो, एंड इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन द यूरिनरी ब्लैडर ऑल्सो। और जो यूरेथ्रा का इनिशियल पार्ट होता है, उस इनिशियल पार्ट में भी जो एपिथेलियम होगी वो यूरोथीलियम यानी कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम होगी। तो इस तरह से इसका एग्जाम पर वापस आ जाएं हम यहाँ पर और इसके बारे में बात करें। ट्रांजिशनल एपिथेलियम जिसे हमने यूरोथीलियम कहा, इसकी एक प्रॉपर्टी हम लिख लें कि इट इज़ स्ट्रेचेबल एपिथेलियम। और जैसा कि मैंने नीचे बना दिया है, तो मैं वापस नहीं लिख रहा हूँ कि रिलैक्स्ड स्टेट में, ये देखो आप अभी हमारे पास रिलैक्स्ड स्टेट है, यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिए, ये रिलैक्स्ड ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो इस समय ये जो सारी सेल्स क्यूबॉइडल दिखाई दे रही, और जब स्ट्रेचिंग हो जाएगी तो ये सारी सेल्स स्क्वेमस शेप की हो जाएगी, फ्लैट सेल्स हो जाएगी। तो ये क्या होता है बच्चों, कन्वर्टेबल एपिथेलियम है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैंने नीचे ऑलरेडी लिख लिया, आप अपने नोट्स में ये पॉइंट लिख लेंगे। अब ये इस तरह की एपिथेलियम हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, तो एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, यूरिनरी सिस्टम में ही मिलेगी। एक तो यूरेटर्स में इसी तरह की एपिथेलियम मिलेगी, यूरेटर्स के अलावा ब्लैडर की जो इनर मोस्ट लाइनिंग होगी वो भी इसी तरह की होगी। ब्लैडर यानी यूरिनरी ब्लैडर है ना, गॉल ब्लैडर नहीं बोला हूँ मैं। और तीसरा पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा का जो इनिशियल पार्ट है। अब एक नई चीज़ यहाँ और क्लियर हो गई है कि जो यूरेथ्रा होता है, पर्टिकुलरली जो मेल यूरेथ्रा होता है, उसमें 4 तरह की एपिथेलियम है। सबसे शुरुआत में ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम होगी। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि यूरेथ्रा में सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम भी होती है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी होती है, और स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम भी होती है। देखिए एग्जाम्पल कहीं गए नहीं, आपके सामने ही पड़े हुए हैं। यूरेथ्रा में स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी है, स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम भी है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम भी है, और इससे पहले सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम भी मैंने आपको कंपाउंड यूरेथ्रा में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके, तो इसी के साथ हमारी कंपाउंड एपिथेलियम कंप्लीट होती है। थैंक यू बच्चों।